this group, okay, in WhatsApp group. So, Bismillahirrahmanirrahim, we are starting with the 20th century literature that starts with Edwardian era. So when we talk about Edwardian era, that means the era of King Edward in England. अगर आपने सीजन देखा है द क्राउन, बड़ा वो जबरदस्त सीजन है. आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश मोनार्की, इनके दरमियान जो टसल है, क्योंकि पार्लियामेंट ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया था, लेकिन स्टिल क्वीन एलिजाबेथ और उससे पहले वाले लोग, उनका किस तरह वो सिचुएशन, वो एक लाइक डिक्लाइन कह लें कि वो ऐसा ऐसा ये खत्म हो गया था इनका पावर जब से पार्लियामेंट अरूज में आई. सो ये एडवर्डियन एरा वो टाइम है जिसके अंदर ऐसा ऐसा ये पावर बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुकी थी और पार्लियामेंट जो थी दैट वाज डूइंग एवरीथिंग. सो let us start with Edwardian era, which is from 1900 to 1940. So दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो इसके दरमियान आती हैं. So ये इसका एक बड़ा important point है. So 20th century जो है that opened with hope but also some apprehensions, because we have known कि इससे पहले technological developments हो चुकी थी इंग्लैंड में और इंग्लैंड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड था. सो इसके इक्विप होने से क्या हुआ, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी थी वो डिस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए भी तैयार हुई, वेपन्स उनमें थे. फिर ये जो एप्रीहेंशंस थी ये इसमें साथ साथ थी. अब इसमें क्या था, एक नई मिलेनियम शुरू हो रही थी और ह्यूमन काइंड जो थी वो एक अनप्रेसिडेंटेड एरा में एंटर हो रही थी, यानी एक ऐसा एरा जिसकी मिसाल नहीं मिलती. तो 20th सेंचुरी जो था ये इस जैसा टाइम पहले नहीं आया. Einstein, Darwin, Freud, Marx, so they were just some of the thinkers who profoundly changed the Western culture. Einstein, उसकी जो theories हैं, Darwin की अपनी theories, human evolution के हवाले से, psychoanalysis के ऊपर Freud की theories जो literature में अक्सर apply होती हैं, like Eugene O'Neill के plays को आप इसके बगैर नहीं पढ़ सकते. मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स की वजह से आया, तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ गया इसकी स्पेस पे. सो इससे ये हुआ कि बेहद डाइवर्स किस्म की चेंजेस होना शुरू हो गई दुनिया में, साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, फिर ह्यूमन साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आया साइंटिफिक लेवल पे, और जो क्लास सिस्टम जो स्टार्ट हुआ वो भी इसमें बड़ा प्रोमिनेंट हुआ. सो इसमें बहुत सारे जॉनर्स थे, तो उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस एज के, पर्टिकुलरली इस एज के साथ एसोसिएट किए जाते हैं. अब ये जो एज थी, इट इज नोन एज एज ऑफ और द सेंचुरी ऑफ अर्बनिज्म. सो अर्बनिज्म मींस लाइक वी वर टॉकिंग के जो इंडस्ट्रियल चीज़ें ज़्यादा डेवलप हुई तो लोगों ने सिटी की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे नौकरियों के चांसेस, रोज़गार ज़्यादा था और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में सिटीज़ की तरफ आए. सो इसी तरह जो अर्बनाइजेशन है वो एक बैकड्रॉप होता है बहुत सारी स्टोरीज के पीछे. सो डबलिनियर्स बाय जेम्स जॉयस, वो भी इसी हवाले से है. फिर इसमें बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने इस हवाले से इस चीज को प्रोपगेट किया. अमेरिकन लिटरेचर में भी ये हो रहा था, काफी चीजें डेवलप हो रही थी और अर्बनाइजेशन, जिस तरह जैज में देखते टोनी मॉरिसन, सो दैट वाज गोइंग ऑन. अब इसमें वो क्या, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई, ये सारे के सारे जो हैं वो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको स्लाइड्स भेजूंगा, आप उसमें इनको पढ़ सकते हैं. तो एंटन चेखव इस टाइम में लिख रहा था. पीटर पैन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले हुआ. हार्ट ऑफ डार्कनेस जो था जोसेफ कॉनरेड का, वो इस एज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल था जिसने दुनिया को एक तरह से बताया कि क्या हो रहा है इस टाइम पे दुनिया में, किस तरह जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है अफ्रीका को. एना गिब्सन की डेथ हुई और फिर एंटन चेखव का द सीगल, फिर एक्सप्रेशनिज्म की टेक्निक, जेम्स जॉयस का डेप्लिनियर्स. वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है इसी टाइम के अंदर. जेम्स जॉयस की यूलिसियस जो पोएम थी, फिर उसके बाद येट्स जो है, W.B. येट्स, इसे येट्स कहते हैं कई लोग लेकिन ही इज येट्स. सो येट्स को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में. थ्री पेनी ओपरा जो ब्रेख्त का था, दैट स्टार्टेड. एंड फिर यूलिसियस जो है पब्लिश हुआ ओपनली इन ग्रेट ब्रिटेन. जॉर्ज V की डेथ हुई और इसमें वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई. यस मिस अस्मा, वी हैव 4 days क्लासेस, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑफ है आपका, एंड देन सैटरडे एंड संडे.
नहीं लेनी तो मुझे बता दो, मेरी भी आसानी हो जाएगी. Like I don't know about this that Hardy really wanted, so मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके बता. दिस इज नॉट वल्गर एट ऑल. उसकी मोहब्बत है भाई उसकी बीवी के लिए. हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बीवी डेथ के बाद नामहरम हो जाती है, उनके हवाले से ये कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके जी, सो कमिंग गोइंग फर्दर, जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, विल्फ्रेड ओवन. सो ये इनको आप एक तरह से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ये राइटर्स थे जिन्होंने इसमें इस टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी. सो मेरे हिसाब से इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. विल्फ्रेड ओवन इंपॉर्टेंट पोइट है. टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड इंतहाई इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज सच अ थिंग दैट यू शुड नो if you want to really read about the modern society. So Wasteland से अच्छा work modern age में मैंने नहीं पढ़ा except for by Robert Frost. So Wasteland tells you everything about the modern person, the modern society. D.H. Lawrence था with a theme like जो Lady Chatterley's Lover जो कि बैन भी हो गया. तो इसके अलावा फिर येट्स के Byzantium, Sailing to Byzantium, The Second Coming, A Wild Swans at Kill. So ये उसकी important poems थी. He is known for them. Ulysses and Dubliners by James Joyce. So ये बड़े मशहूर हुए. फिर again a portrait of an artist as a young man. So ये इसके important works थे James Joyce के. Virginia Woolf का Mrs. Dalloway and To the Lighthouse, ये important works हैं जो कि like stream of consciousness पे लिखे गए. So James Joyce और Virginia Woolf stream of consciousness के ऊपर लिखते हैं. We'll see what these things are. W.H. Auden और उसके बाद like George Bernard Shaw. Bernard Shaw is very important person. Bernard Shaw जो था इसका Pygmalion जो कि बहुत जबरदस्त प्ले है. We'll be reading about that. Man and Superman, Arms and the Man, The Doctor's Dilemma, The Devil's Disciple. So these are all very important. So इनको we'll try to address, at least हम Pygmalion को जरूर address करेंगे. E.M. Foster का A Passage to India, we'll be addressing this too. ये सब कॉन्टिनेंट के बारे में है. जब अंग्रेज यहाँ पे होते थे क्या डिविजन्स थी क्लास की, किस तरह उनको लुक डाउन अपॉन किया जाता था. हेनरी किप्सन जो था उसका हेडा गैबलर, साइकोलॉजिकल इसके प्लेज होते थे. द वाइल्ड डक, अ डॉल्स हाउस, ये इसमें हेडा गैबलर और अ डॉल्स हाउस ये इंपॉर्टेंट हैं. इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं. शेन ओकासी का जूनो एंड द पैकॉक, और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम अमेरिकन पोइट्री. सो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, birches, nothing gold can stay, mending walls, an old man's winter night, the death of a hired man, desert places and home burial. So all these poems are addressed in my channel. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक अलग प्लेलिस्ट है, वो आप उसे देख सकते हैं. वॉल्टर डी ला मेरे की पोइट्री, इट वाज फेमस. एंड देन जॉर्ज ऑरवेल, इसका एनिमल फॉर्म, इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. एनिमल फॉर्म इज द बुक ऑफ 1945 जो कि रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर लिखी गई. और इसमें एलेगरी है. ये पिक्स के जरिए उसने एक सिचुएशन दिखाई कि रशिया में किस तरह जो इनकलाब आया जिसने अरिस्टोक्रेसी और बादशाहत को हटा फेंका, और फिर इसमें किस तरह खराबियां आई जो कि बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो थी सोशलिज्म, उसके हवाले से कम्युनिज्म, सोशलिज्म, उसके जो आउट प्रोडक्ट्स थे. Yes, we'll be reading American literature as well, so don't you worry for that. ऑस्कर वाइल्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, उसको भी हम एड्रेस करेंगे. उसके अलावा इसकी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इज इंपॉर्टेंट, और उसकी शॉर्ट स्टोरी हैप्पी प्रिंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इस एज में हमारे पास रुडयार्ड किपलिंग हु रोट मोस्टली अबाउट किड्स, तो इसकी द जंगल बुक इज इंपॉर्टेंट, और इसकी पोम है इफ. ये पढ़ने वाली नज़म है, इसको जरूर पढ़िएगा अपने तौर पे. दिस इज द मोस्ट वंडरफुल वर्क एवर बाय किपलिंग, इफ. Eugene O'Neill comes from American side, so he writes Long Day's Journey into Night and Morning Becomes Electra. Long Day's Journey into Night जो है वो यूजीन ओनील की पर्सनल ऑटोबायोग्राफी है जो कि उसने अपनी लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को डिस्क्राइब किया उसमें. मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है एक रीमेक है ग्रीक ओरेस्टिया का, जो कि ग्रीक ट्रायोलॉजी थी.
और उसमें ये इलेक्ट्रा, जहां से हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इलेक्ट्रा वाज अ सेंट्रल फिगर। सो इधर इसने उसी, यानी ये वो जो ट्रोजन वॉर का जो हमने जिक्र किया था, ये उसके बाद की एक स्टोरी है जिसको यूजीन ओनील ने अमेरिकन सिविल वॉर का नाम दिया। वो जो जनरल एगामेम्नॉन था उसे यहाँ पे जनरल एजरा मेनन कहा गया, क्लाइटेमनिस्ट्रा क्रिस्टीन बन गई, इलेक्ट्रा लिविनिया बन गई, और ये जो एडम ब्रांड था जो रिप्रेजेंट कर रहा था इसके उस कजन को, आई गेस इसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, जो थियस्टिस का बेटा था। सो ये बेसिकली ये उस स्टोरी को रिप्रोड्यूस किया। ग्रीक लिटरेचर का जो इनकी मोहब्बत थी वो यहाँ से भी नजर आती है हमें कि वो सेम चीज को इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। और लाइक आफ्टरवर्ड्स वी हैव ट्रेंच पोइट्स। सो ट्रेंच पोइट्स मीन्स, या ट्रेंच कहते हैं खंदक, वो जो खोदी जाती है, मोर्चे खोदे जाते हैं जंग में। सो दिस वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। सो सिमिलरली दोज पीपल जो कि वर्ल्ड वॉर से मुतासिर थे, या अपने नौजवानों को थोड़ा सा वो देना चाहते थे एक हौसला, जो कि फ्रंट्स पे लड़ रहे थे। सो दिस इज फॉर देम। यहाँ पे उन लोगों के लिए वर्क्स लिखे गए जिसमें हमारे पास साइफ्राइड सेसोन एंड विल्फ्रेड ओवन, ये बड़े इंपॉर्टेंट पोइट्स थे। सो इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया पोइट्री पे, जो कि वॉर्स के वाले से लिखी गई। फिर हमारे पास आते हैं इमेजिस्ट। सो इमेजिस्ट जो हैं, इट वाज रिवोल्ट टू द विक्टोरियन पोइट्री। अब विक्टोरियन पोइट्री जो थी, वी नो, जिसमें हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनिंग था, और उसकी पोइट्री को वी नो कि वो क्या है। सो जो इमेजिस्ट थे ये उसके अगेंस्ट थे एक तरह से, यानी एक आइकॉनोक्लास्ट ग्रुप था, एक डिफरेंट सोच के साथ आया। सो ये कुछ ये ग्रुप था जिसमें अमेरिकन पोइट्स भी शामिल थे और इंग्लिश पोइट्स भी शामिल थे। और ये पोइट्री थी बेसिकली वो तकरीबन 1912 ऑनवर्ड्स, और इसमें ये जो पोइट्स थे ये ये इसमें बेसिकली लाइक एंग्लो अमेरिकन पोइट्री हम इसको कह सकते हैं। सो ये मॉडर्निज्म का एक तरह से स्टार्ट था, इमेजिस्ट्स का आना। और ये बेसिकली इट वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो एक पहली ऑर्गेनाइज किस्म की, यानी पहली होता था कि लोग आपस में एक जैसे हम ख्याल होते थे, यहाँ पे हम ख्याल लोग पहली दफा आपस में मिले और इन्होंने ये वर्क्स लिखे। फिर आयरिश ड्रामा जो था in the earlier 20th century, so it was largely under aegis of Abbey Literature Theatre in Dublin. So William Butler Yeats, यानी W.B. Yeats और Shane O'Casey, ये इन लोगों के आयरिश थीम्स थे। So mythical in Yeats' poetic drama, political in O'Casey's realistic plays. इसी तरह आयरिश जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने बड़े बाइकिंग किस्म के ड्रामास लिखे जो कि रिफ्लेक्ट करते थे ब्रिटिश सोसाइटी को। बर्नार्ड शॉ के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्टेड था, लिंग्विस्टिक्स के अंदर इंटरेस्टेड था, एंड ही वाज द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म स्पेलिंग्स। वो स्पेलिंग्स को रिफॉर्म करना चाहता था, बिल्कुल उनको बेहतर बनाना चाहता था, और उसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी थी इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेलिंग्स की सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो और ये जो उसके अलावा ये जो आयरिश, ये सारे जो आयरिश पोइट्स थे और राइटर्स थे, इसमें बेकेट भी था, शेन ओकॉसी भी था, जॉयस था, येट्स था, शॉ था, ये सारे के सारे आयरिश पीपल। और ये इसके अलावा जो डेलन थॉमस था, ही वाज वेलिश। सो ये वेलिश था, वेल्श के इलाके का। टी.एस. एलियट जो था, ही इज हैविंग टू नेशनैलिटीज इन अ वे, कि वो अमेरिका में पैदा हुआ और लेकिन इंग्लैंड में भी काफी अर्सा वो गुजारा उसने। सो बेसिकली ही वाज अमेरिकन। और कॉनवर्ट जो था, ही वाज पॉलिश, सो ही वाज फ्रॉम पोलैंड। अब इस इन सब का क्या मतलब है कि ऑल दीज पीपल लाइक ये जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे, ये सब के सब इंग्लिश नहीं थे। यानी ये हमने एक चीज पढ़ी है, मॉडर्निज्म, यानी एक ये जो एक अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है।
अर्बनाइजेशन जो है बेसिकली इट केम इन सच अ वे कि बहुत सारे लोगों ने सिटी की तरफ आया, तो जो बड़े मेजर सिटीज थे उनकी तरफ लोगों का रुख ज्यादा हुआ, तो ये राइटर्स भी उसी फ्रेम के हवाले से यहां तक पहुंचे। तो इकरा, यू आर सेइंग समथिंग, आर यू श्योर ये स्पेलिंग्स ठीक है? जोसेफ कॉनवर्ड, यस ही वाज, कॉनवर्ड वाज द राइटर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था जो कि इसके ऊपर लिखा गया, आपके कॉलोनियलिज्म के ऊपर। सो ये उस हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। लाइक बाद में तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, ब्रिटेन में आ गए। यू कैन कॉल हिम पॉलिश, यू कैन कॉल हिम ब्रिटिश, क्योंकि पोलैंड के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंग्लैंड में हैं, क्योंकि पोलैंड गरीब मुल्क था। तो ये बहुत सारे रीजंस जो इन्हें यहाँ पे खींच लाए। अच्छा, जो पोइट्री थी 20th सेंचुरी में, इसमें कन्वेंशनल रोमांटिसिज्म था पोइट्स का अपने टाइम के। तो फाइनेस्ट पोइट जो इस पीरियड का था, ही वाज W.B. येट्स, जिसकी पोइट्री जो थी उसमें रोमांटिक विजन के साथ साथ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल और एस्थेटिक कंसर्न्स थे। लाइक उसका बाइजेंटियम या सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ें, सो यू विल कम टू नो ही इज नॉट ओनली राइटिंग फॉर द नेचर, जो कि इज द वाइल्ड स्वान दैट कूल है, बट आल्सो ही इज राइटिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स जिसको उसने डिटेक्ट किया मॉडर्न सोसाइटी में, और उनके अगेंस्ट एक तरह से सैटिरिकल होके लिखा। फिर जो 19th सेंचुरी ट्रेडिशन ऑफ नॉवल थी, इसमें हमारे पास बहुत सारे नेम्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट H.G. वेल्स है जिसने द इनविजिबल मैन लिखा, द टाइम मशीन लिखा। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, क्योंकि साइंस फिक्शन का टाइम शुरू हो गया था, जो दुनिया थी बड़े नए नए और नॉवल कॉन्सेप्ट सोच रही थी, और ये जो बेसिकली है ये चीजें इस दौर का खासा थी। एंड देन नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड वॉर वन। सो वर्ल्ड वॉर वन ने क्या किया? इट शूक इंग्लैंड टू द कोर। इंग्लैंड को उसने बिल्कुल हिला के रख दिया। 1914 से 18 तक ये जंग होती है। अब इसमें क्या हुआ? सोशल लेवल पे इंग्लैंड हिल गया, पॉलिटिकल लेवल पे हिल गया, और जो इसका खास तौर पे इकोनॉमिकल लेवल पे, कि बहुत ज्यादा इसमें इंग्लैंड को जीत तो गया वॉर, लेकिन जीतने से ये हुआ कि ये बिल्कुल इसकी जो इज्जत ही रह अल्लाह ने रख लिया अपेरेंटली, लेकिन अंदर से इसका काम हो चुका था। वो रही सही कसर वर्ल्ड वॉर 2 ने निकाल दी। तो साइफराइट सेज, यू नो, विल्फ्रेड ओवन, ये जो थे इनको वॉर पोइट्स भी कहा जाता है और ट्रेंच पोइट्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने पर्टिकुलरली बड़ा इन्फ्लुएंशियल होकर लिखा और वॉर के हवाले से लोगों को बताया। इसी टाइम पे T.S. एलियट जो था, ही वाज राइटिंग अबाउट लाइक लंदन को वैसे वेस्टलैंड कहता है, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड दोनों को टारगेट करते हुए जो उसकी मॉडर्न जो एक अबनॉक्शियस किस्म की छुपी हुई आउटलुक है, उसको दिखा रहा है कि सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है। फिर यूलिसियस जो था, जो कि बाय जेम्स जॉयस, ये 1922 में पब्लिश हुआ, और इस बुक में बेसिकली इसकी जो बुक्स थी वो कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज यूज करता था, कंटेंट यूज करता था, और इसके जो नैरेटिव्स थे वो रेवोल्यूशनरी किस्म के थे। लाइक ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटर जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया। इसकी नैरेटिव टेक्निक्स जो थी तब इतनी कॉमन नहीं थी। जो नॉवेल्स थे D.H. लॉरेंस के, उन्होंने कन्वेंशंस को और चेंज कर दिया। ही वाज वेरी ओपन पर्सन। ये पहला बंदा था जिसने प्रिमिटिव और सुपर सिविलाइज्ड अर्जेस ऑफ मैन एंड वुमेन इनके ऊपर लिखा। बेसिकली सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर्स, इस तरह के टॉपिक थे। इसको बड़ा वल्गर काइंड ऑफ राइटर समझा जाता था। फिर सेंसिटिविटी एंड साइकोलॉजिकल सटलिटी, सुपर्ब नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। सो वर्जीनिया वुल्फ जिसने एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रॉपरली यूज किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या थी? कि इट वाज लाइक अ थॉट, जिसमें बताया एक तरह से इससे दिखाया जाता था कि जो क्रोनोलॉजी है वर्क्स की, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया। लाइक इसमें हम देखते हैं कि जो राइटर्स होते हैं बेसिकली वो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखते। बेसिकली ये उनकी
थॉट्स का पैटर्न है। ये एक साइकोलॉजिस्ट था हु वाज नो लाइक विलियम जेम्स। सो विलियम जेम्स ने ये टर्म कॉइन की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये क्या है? दैट इज अ स्ट्रीम, जिसका विंड स्ट्रीम होती है, एयर स्ट्रीम होती है, वाटर। इसमें स्ट्रीम में क्या है बेसिकली कि ये आपकी सोच का बहाव है जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सो राइटर जब उस बहाव में जाता है तो उसी को पेन डाउन कर देता है। राइटर के लिए वो चीजें समझना आसान है, लेकिन हम एज रीडर जब उसको पढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए डिफरेंट हो जाती हैं। बाद में जो टोनी मॉरिसन ने जैज में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज की, इसलिए वो ये नॉवेल्स थोड़े से ऑब्सक्योर हो जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इनको पढ़ते हुए हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता चल रहा होता। कभी हम उस बंदे की जवानी का पढ़े होते हैं, कभी उस कैरेक्टर के बचपन का पढ़े होते हैं, वो कैरेक्टर अचानक अगले सफे पे बुढ़ापे में पहुंचा होता है। सो इन इवेंट्स को एक फॉर्म देना या एक लॉजिकल फॉर्म देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये बड़े मॉडर्न किस्म के कॉन्सेप्ट से जो कि दिए गए इस एज के अंदर। देन E.M. Forster, Aldous Huxley, they were writing about their own works and techniques. इसमें E.M. Forster जो था उसने लाइक ही वाज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ 20th सेंचुरी, जिसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट उसका था ये अ पैसेज टू इंडिया, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी और बड़े यानी उसे फिल्माया गया मुख्तलिफ जगहों पे। फिर एडॉल्फ हक्सले जो था उसने जो है बेसिकली उसके जो वर्क्स थे वो भी उन्होंने उसके फिक्शन उन्होंने डिटरमिन किया, या उसके एसेस जो थे दे वर हाईली मॉडर्न एंड उसके अंदर साइंटिफिक नेचर हमें नजर आती है। अब फिर इसमें एक और चीज थी जो एक ग्रेट डिप्रेशन या राइज ऑफ फॉशिज्म। तो फॉशिज्म क्या था? हिटलर की वजह से, और मिसोलिनी जो उसका फ्रेंड था फ्रॉम इटली, रूलर वहां का, इन दोनों ने जब ये जंगे अजीम शुरू की वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ आए, तो क्योंकि हिटलर जो था वर्ल्ड वॉर 1 में सिर्फ एक फौजी की तरह लड़ा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में एक लीडर बन गया, यानी इतना इसने क्विक प्रोग्रेस की। लेकिन फॉशिज्म ऑलरेडी आ चुका था। फॉशिज्म एक तरह से ये फस्तायत का कहा जाता है, ये भी एक तरह से ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसके अंदर डिक्टेटरशिप टाइप है। और ये तो इसमें ये था कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा यानी वो लड़ाइयाँ देखी हमने। इसके बाद फिर जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म जो कि रशियन रेवोल्यूशन को कैप्चर करता है, हम उसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी ड्रामा में, पोइट्री में, फिक्शन और क्रिटिसिज्म, जो कि इस टाइम में हुई, या वर्ल्ड वॉर से पहले या वर्ल्ड वॉर के बाद में। सो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो इसमें जन्म लिया जिन्होंने। सो ये इनमें से कुछ थीम्स हैं जिन्हें हम, या कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। So first of all we have surrealism. Surrealism, avant ग्रेट कहते हैं बेसिकली एक यूनिक चीज को, एक आइकॉनोक्लास्ट चीज को, एक नई चीज को जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की मूवमेंट थी इन आर्ट एंड लिटरेचर which sought to release the creative potential of unconscious mind. एक हमारे कॉन्शियस माइंड का पोटेंशियल है, एक हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल बाय द इरेशनल जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस, कि हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिनको हम कॉन्शियसली शायद नहीं डील कर सकते, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में वो चीजें मौजूद होती हैं। जब हम अनकॉन्शियस को इतना पावरफुल बना देते हैं कि उसको कॉन्शियसनेस के साथ लिंक करके उन चीजों को पेन डाउन करते हैं, जिस तरह आप यूं कह सकते हैं कि कॉलरिज ने कुबला खान लिखी, चले मान लिया वो इंटॉक्सिकेशन में था, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। सो वो उसमें जो लिख रहा था तो वो अपने उस अनकॉन्शियस पोटेंशियल को यूज कर रहा था। सो सररियलिस्टिक टेक्निक्स यही थी कि ये लोग जो थे ये जी वर्जीनिया वुल्फ ने पहले यूज किया, फिर जॉयस ने यूज किया, लेकिन टर्म जो थी ये विलियम जेम्स की थी मिसिक्रा। तो सररियलिज्म वाज अ टेक्निक जिसमें आर्ट में भी थी, यानी पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, और लिटरेचर में भी थी। देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आई, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हार्लेम रेनेसांस। सो हार्लेम रेनेसांस वाज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। अब ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग किसकी थी? उस लिटरेचर की दैट वाज रिटन बाय ब्लैक कम्युनिटी। यू कैन सी दैट इन जैज बाय टोनी मॉरिसन। उसमें जो
बेसिकली हमें नजर आता है वो सारा का शी वाज हरसेल्फ लाइक ब्लैक लेडी और उसके कैरेक्टर्स भी ऐसे थे। ठीक इंटेलेक्चुअल सोशल आर्टिस्टिक एक्सप्लोजन था सेंट्रल इन हार्लेम। हार्लेम यानी मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का एक एरिया, न्यूयॉर्क सिटी, और 1920s का टाइम। सो इसमें इसे न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहा जाता था, क्योंकि ये ब्लैक्स और उनके हकूक और उनके हवाले से थी, क्योंकि ये रेसिज्म अमेरिका में इंतहा पे था। ब्लैक्स और वाइट्स की लड़ाई हो रही थी, वाइट्स ब्लैक्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे और इनको जला देते थे, मार देते थे। तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ एरियाज में अमेरिका में ये राइट्स चल रहे थे। तो जैज का बैकड्रॉप भी यही है। सो हार्लेम रेनेसांस में बेसिकली वो तमाम तर राइटर्स जिन्होंने लिखा, उनके वर्क्स को उजागर किया गया, सामने लेके आए दुनिया के, और उन्हें एक तरह से नया रुख दिया गया। देन एक्सप्रेशनिज्म। So it was artistic style in which the artist seeks to depict not objective reality, but rather the subjective emotions and responses that object and events arose within a person. So एक आर्टिस्टिक स्टाइल था, आर्टिस्टिक मूवमेंट थी। इसमें आर्टिस्ट क्या करता है कि वो उसका मेन इशू ऑब्जेक्टिव रियलिटी जाहिर करना नहीं है, कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी लोगों से शेयर नहीं कर रहा, बल्कि वो सब्जेक्टिव इमोशंस की तरफ आता है, कि इंसान के पर्सनल इमोशंस, और फिर वो रिस्पॉन्सेज वो रिकॉर्ड करता है दैट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अरोज विद इन अ पर्सन, कि जो मुख्तलिफ बाहर की कोई चीजें, बाहर के हालात या बाहर के कुछ लोगों की वजह से उसके अंदर डेवलप होते हैं। वो थीम्स, वो एक्सप्रेशंस, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो उसके अंदर डेवलप होते हैं, तो ये उन चीजों के एक्सप्रेशन का नाम था। कॉलोनियलिज्म, यू नो वेरी वेल, कि जहां जहां पे अमेरिका ने सॉरी इंग्लैंड ने कब्जा किया, वो जो ममालिक थे या दीगर नेशंस ने जिन जिन नेशंस को काबू में रखा, वहां पे कॉलोनीज बनाई, उनका इस्तेहसाल किया। तो उसके बाद उनका जो लिटरेचर था, जो उन लोगों ने लिखा या उनके लिए लिखा गया, सो दैट वाज द कॉलोनियल लिटरेचर। सो इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस इज एन एग्जांपल, और इस तरह बहुत सारे वर्क्स हैं, अ पैसेज टू इंडिया, दैट इज आल्सो अबाउट कॉलोनियलिज्म। सो इस तरह के बहुत सारे वर्क्स जो लिखे गए, ट्वाइलाइट इन दिल्ली भी ऐसा ही है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी that explores the nature of existence by emphasizing experience of human subject. इसका सब्जेक्ट ह्यूमन बींग्स हैं, और वो अपने जो उनकी एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर एम्फसिस होता है। Not merely the thinking subject, but acting, feeling, living human individual. कि बेसिकली इसमें यह कि we are living, for what sake we are living. मतलब आपने अगर वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा, दैट इज एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर। आपने अगर अमेरिकन में आए तो अगर आपने द सैंड बॉक्स पढ़ा है, सो दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम टेक्निक, कि लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें अपने लाइफ का नहीं पता, उन्हें अपने मोटिव्स का नहीं पता, उन्हें अपने एम्स का नहीं पता, उन्होंने क्या करना है ये नहीं पता, कैसे करना है ये नहीं पता, बस एक बिल्कुल मैकेनिकल लाइफ है, एज इफ दे आर बाउंड टू लीड द लाइफ बाय समवन. So these were the important things from this age. So this is known as Edwardian era, या 20th century literature भी कहा जाता है इसको, which is important in a way. And then coming to the next topic here. So today we were to discuss what did I say that Dr. Faustus के बाद हम क्या डिस्कस करने जा रहे थे? Yes, Shakespearean theatre. Okay. Okay, so we have Shakespearean theatre. अब ये जो theatre है, that is different from the Greek drama. तो बेसिकली इसमें हम इसके थिएटर के हवाले से डिस्कस करेंगे. Sorry for my taking tea during the class. You're also allowed to take tea. Okay, ji. So this is the Shakespearean theatre. अब जो शेक्सपियरियन थिएटर था, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी?
बेसिकली कुछ चेंजेस थी जो कि पुराने जमाने से लेके अब तक आ चुकी थी, यानी ओल्ड थिएटर से इस थिएटर तक। क्योंकि अगर ग्रीक्स के बाद देखें तो ये उसके बाद प्रोमिनेंट, द मोस्ट प्रोमिनेंट थिएटर ये वाला था। अच्छा, अब शेक्सपियरियन थिएटर में क्या हुआ, ज्यादा कैरेक्टर्स जो कि पहले नहीं होते थे ग्रीक में, यानी बहुत कैरेक्टर्स आ गए इसमें, कॉमिक रिलीफ आ गया जो पहले नहीं होता था। इसकी रीजन क्या थी, क्योंकि डेथ जो था ग्रीक में स्टेज के पीछे होती थी, ट्रेजेडी स्टेज के पीछे होती थी, कत्लो गारत खून खराबत स्टेज के पीछे होता था। यहाँ पे ट्रेजेडी स्टेज पे होना शुरू हो गई। फिर अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था ट्रेजेडी का, उसे वॉयलेट किया गया इन अ सेंस के जो हम देखते हैं यूनिटीज, ड्रामेटिक यूनिटीज को वॉयलेट किया गया। मॉलो ने भी किया और शेक्सपियर ने भी किया। अब ड्रामेटिक यूनिटीज कौन सी हैं? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम क्या है कि टाइम वो दिखाया जाए जो कि एक प्ले के अंदर एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है, जो कि एक इवेंट उतने टाइम में हो सकता है। फिर यूनिटी ऑफ प्लेस, प्लेस की चेंज जो है वो बिल्कुल, यानी जिस तरह एक ही प्लेस दिखाई जाती थी और उसी में परफॉर्मेंस होती थी, या करीब करीब की प्लेसेस। लेकिन हम शेक्सपियर में देखते हैं मुख्तलिफ सिटीज, कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, और जो है डॉक्टर फॉस्टस आसमान की सैर करता हुआ रोम पनी कहाँ फिरता रहता है। सो दीज आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स। एंड थर्ड इज यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन उतना दिखाया जाए जितना इतने टाइम में पॉसिबल होता है। तो वो भी ये नहीं दिखाते थे। इसमें ये दिखाया कि जिसकी लियोन्टीस की वाइफ मर गई और इन द एंड फिर जिंदा हो गई, कितने अरसे बाद वो हुई, तो अपनी years एंड वो जो टाइम है वो गुजर जाता है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ऐड किया गया, जो कि किसी हद तक इसमें उन्होंने अपना लाइक दे वर नॉट सो पावरफुल एज ग्रीक सुपरनैचुरल बीइंग्स, लेकिन स्टिल दे वर परफॉर्मिंग देयर रोल्स हियर। एंड देन वीक फीमेल कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स जो थे फीमेल कैरेक्टर्स को आई गेस डिलिबरेटली वीक दिखाया गया, जिस तरह उस जमाने में सोसाइटी में फीमेल की एक वैल्यू या इंपॉर्टेंस थी। Like Shakespeare के plays में, apart from Lady Macbeth, we don't find any strong female character जिसकी कोई वर्थ हो या जिसका कुछ बात मानी जाती हो। So Shakespeare थिएटर जो था, the time was much different, आज से डिफरेंट था। ऑथर्स जो थे वो प्ले लिखते थे लोगों के लिए, यानी वो पब्लिश होने के लिए, किताब बिकने के लिए नहीं लिखते थे। ये प्लेज होते थे बेसिकली उन लोगों के लिए जो ड्रामा देखना चाहते थे अपनी आंखों से, परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। उनमें से कुछ अनपढ़ भी होते थे जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो उनको ड्रामास को देख के एंजॉय करते थे। शेक्सपियर की लाइफ में थिएटर चेंज हुआ। अथॉरिटीज को ये चेंज पसंद नहीं थी और उन्होंने सिटी के अंदर एक्टिंग को अलाउ नहीं किया। अगर इस तरह होता तो लंदन सिटी के अंदर इनके थिएटर्स होते। सो दे थॉट के ये बुरा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे और वो चर्च जाना छोड़ देंगे ये थिएटर्स देख के। सो क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसको एक्टिंग पसंद थी और वो थिएटर की परफॉर्मेंस पॉपुलैरिटी में हेल्पफुल साबित होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइक अथॉरिटीज कौन है अगर क्वीन को पसंद है, तो ये वो टाइम था जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही थी, यानी किंग की पोजीशन के ऊपर चेक्स लगना शुरू हो गए थे। सो किंग और क्वीन अब उतने मुतलिकुल अनान यानी सॉवरेन नहीं रहे थे जितना वो पहले हुआ करते थे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरा ज्यादा थिएटर्स इमर्ज हुए सिटी वॉल्स के बाहर, मुकाबले में आए, कंपटीशन डेवलप हुआ और लाइक इसमें क्योंकि वो सिटी वॉल से बाहर होते थे तो क्राइम के अंदर भी इजाफा हुआ और प्रोस्टिट्यूशन में भी इजाफा हुआ। शेक्सपियर का जो थिएटर था दैट वाज फुल ऑफ लाइफ। जो लोग थे वो यानी हर वक्त यानी उसमें कोई बोर नहीं होता था। दे एंजॉयड द परफॉर्मेंस। ऑडियंस जो थी वो आसपास से खाना पीना भी खाती थी, प्ले के दौरान ड्रिंक करती थी, यानी जूसेस वगैरह, यानी कि शराब पीती थी। दे चीयर्ड और वो एक्टर्स के ऊपर चीजें भी फेंकते थे अगर उन्हें एक्टिंग पसंद नहीं आती थी। तो क्राउड को बड़ी आजादी हासिल थी। थिएटर्स जो थे ये ओपन एरिनास थे और यहाँ पे तकरीबन 3,000 लोग उसमें आ सकते थे, यानी इतने बड़े बड़े थिएटर्स इस्टेब्लिश किए गए। ज्यादातर ये वुड के बने होते थे और इसमें हीटिंग नहीं होती थी और इसकी रूफ नहीं होती थी, तो एक्टर्स जो थे बेसिकली
वो भीग जाते थे कई दफा एक्टिंग करते वक्त। तो स्टेज जो था कई दफा it was higher, or there was an open pit in front of where most of the people could stand on it, कि उनके खड़े होने की भी जगह थी, बैठने की भी जगह थी। रिच पीपल और नोबल पीपल के लिए गैलरीज बनाई गई, और देयर वाज ऑलमोस्ट नो सीनरी बिकॉज डायलॉग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले। तो शुरू में सीनरीज यानी बैकग्राउंड, जिसको अरिस्टोटल भी इग्नोर करता है, उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंपॉर्टेंस डेवलप हुई। फिर उसमें ये हो गए विमेन जो थी उन्होंने कभी परफॉर्मेंस नहीं की। सो यंग बॉयज जो थे वो क्लीन शेव, वो फीमेल के कैरेक्टर्स करते थे, और ये परफॉर्मेंस जो थी ये चूंकि क्राइम रेट बढ़े हुए थे तो ये दिन को ज्यादा होती थी, रात को कम होती थी। स्टेज क्रू नहीं था, लोग एक्टर्स जो थे वो खुद ही सब कुछ करते थे, मेकअप से लेके अपने कॉस्ट्यूम की सेटिंग तक। और जो प्ले थे ये एक्टिंग कंपनीज ऑर्गेनाइज करती थी, और तकरीबन 6 प्लेज हर वीक में परफॉर्म होते थे, क्योंकि वो उन्हें पैसा चाहिए होता था, और उनके पास एक्टर्स के पास रिहर्सल का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि रोज के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंसेस होती थी। अब शेक्सपियर के टाइम में जो कंपनीज थी उनका एक हायरार्किकल सिस्टम था। सो हायरार्किकल सिस्टम ये था कि कंपनीज जो थी वो स्टेक होल्डर्स और मैनेजर्स की होती थी, वो रिस्पॉन्सिबल थे, और ज्यादातर जाता था सक्सेसफुल होती। और उनके कई दफा उनकी अपनी बिल्डिंग्स भी होती थी जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही होती थी। एक्टर्स जो थे वो मैनेजर्स के लिए काम करते थे, और वो कई दफा एक एक्टर को एक कंपनी परमानेंट नौकरी दे देती थी कि वो सिर्फ उसी में ही काम करेगा। यंग बॉयज अप्रेंटिस के तौर पे छोटे मोटे रोल्स के लिए होते थे, और वो फीमेल के रोल्स भी करते थे। अब ये इसको आप देखिएगा, ये ब्रीच डायग्राम है, ये आपको हेल्प करेगी। आप में से किसी एक मुझे से आवाज बाद में एको करती है। मिस्टर रॉयल अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू। दिस विल हेल्प यू, पूरी एक टाइमलाइन है शेक्सपियर। I have one question. जी I have one question. ये जो एरिकल सिस्टम था ये समझ नहीं आया पीछे वाला। क्या नहीं समझ आया? एरिकल सिस्टम नहीं था यहाँ पे, ये क्या था इसमें, ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। ये था कि मैनेजर्स जो थे और कंपनीज जो थी वो एक्टिंग करवाती थी, उनके नीचे मैनेजर्स होते थे जो ड्रामास वगैरह को मैनेज करते थे, उनके नीचे एक्टर्स होते थे। तो कई दफा जो मैनेजर्स होते थे वो ड्रामा को परफॉर्म कराने के लिए अपने इन लोगों को अपने साथ रख लेते थे, और इनको यानी कई एक्टर्स जो थे उधर परमानेंट हो जाते थे, यानी परमानेंटली उनके साथ वो एक्टिंग करते थे एक कंपनी के साथ। सो मैनेजर्स के पास ज्यादा पैसा जाता था, कंपनीज के पास ज्यादा पैसा जाता था। तो ये एक तरह से सिस्टम था कि ऊपर कंपनीज थी, उनके नीचे मैनेजर्स थे, उनके नीचे एक्टर्स थे, और उनके नीचे स्मॉल एक्टर्स थे, जिस तरह छोटे मोटे बच्चे वगैरह। सो ये शेक्सपियर की टाइमलाइन है। शेक्सपियर जिसे बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, और सिंपली द बार्ड भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका ईयर ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। 1564 में ही वाज बोर्न, और ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं लेटर ऑन। ये इसके वर्क्स थे, लाइक ही रोट 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके वर्क्स में हैमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ओथेलो, The Tempest, King Lear, Twelfth Night, Richard III, Much Ado About Nothing, As You Like It, Henry V, Taming of Shrew, Merchant of Venice। बहुत सारे वर्क्स हैं इसके जो कि इम्पोर्टेंट थे, जो मशहूर हुए। ये इसके वर्क्स की थोड़ी सी स्टोरीज हैं, आप इनको, ये कैरेक्टराइजेशंस हैं, ड्रामेटिक पर्सोनास हैं। अगर आपने इनको आप इनको देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाता है। मतलब मैकबेथ की जो आपके सामने है, 3 विचेस मैकबेथ को बताती हैं कि वो किंग बनेगा। मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बताता है, लेडी मैकबेथ उससे कहती है कि किंग को मार दो। मैकबेथ किंग को मार देता है, मैकबेथ किंग बन जाता है। मैकबेथ फिर अपने दोस्त बैंको को मार देता है। मैकबेथ को मोर प्रोफेसीज मिलती हैं। मैकबेथ फिर मैकडफ की फैमिली को भी मार देता है। मैकडफ जो है वो मैल्कलम जो कि मरे हुए किंग का बेटा होता है उसको ज्वाइन करता है। लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, मर जाती है। मैकडफ और मैल्कलम
ट्रीज का रूप धार के पत्ते शत्ते अपने आगे करके आते हैं और आके मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। सो ये एक तरह से रिव्यू के लिए आपके पास हैं रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, इनको हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ अ मिडनाइट समर ड्रीम की 1 पेज समरी है, जूलियस सीजर की 1 पेज समरी है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट मच अडू अबाउट नथिंग, और शेक्सपियरियन क्रॉस ड्रेसेस, जो क्रॉस ड्रेसर्स से इनके वो क्या थे, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की पिक्चर है, इसको भी आप लेटर ऑन देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। बेसिकली हर बंदा इन द एंड मर जाता है, ये इसकी ट्रेजेडीज का एक खासा है। तो फिर अभी शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, क्रॉनेलस, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लेयर, मैकबेथ, ये इंपॉर्टेंट है वर्क्स, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट। तो इनकी एक 1 पैराग्राफ एक तरह से समरी है जो मैंने आपके लिए इसमें रखी हुई है। सो आई विल बी सेंडिंग दिस टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप इसको लेटर ऑन देख सकते हैं। यस, जो शेक्सपियर है उसके बारे में कहा जाता है कि यस ही लाइक took most of the material from other people, खुद ये पढ़ा लिखा नहीं था, किसी और का वर्क था जो ये अपने नाम से छाप देता था, लेकिन ये सारी बातें हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो ये जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके हिसाब से कई जेलस लोग भी बीच में आ जाते हैं। तो अच्छा, हमने पढ़ना था फर्स्ट जब हम कर रहे थे मॉर्फोलॉजी, तो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो रह गई थी, यानी वर्ड फॉर्मेशन का जो चैप्टर है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ वर्ड फॉर्मेशन में। जस्ट लेट मी ओपन दैट। मीनवाइल आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सो दैट मैं उसको सर्च कर लूँ, क्योंकि मैं आपको ये वो वाला पोर्शन बुक से पढ़ाना चाह रहा हूँ, जॉर्ज यूल की बुक से। जी मिस्टर रॉयल। I have a question about Shakespeare. Why we are allow? Excuse me, I have a question. Hello. वेरी सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, वेरी सॉरी, बल्कि आपकी आवाज नहीं आ आपकी रही, बल्कि मेरी आवाज, आपके मेरी आवाज हाँ Yeah, मेरी I'm आवाज मुझे listening. ज्यादा आ रही है। मेरी आवाज मुझे ज्यादा आ रही है। I'm listening you. I have a question. Hello, I have a question, please. मिस्टर रॉयल, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे आपका पता चल रहा है कि आप कुछ बोलने की ट्राई कर रहे हैं, बट आई एम अनएबल टू लिसन टू यू प्रॉपर्ली। देयर इज सम इशू विद योर सिस्टम कि उसमें जब आपका माइक ऑन होता है तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है, आपकी कम आती है। सो यू बेटर टाइप योर क्वेश्चन हेयर, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, हम उसे देख लेते हैं। ओके जी, सो स्टार्टिंग मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, जो कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको डिस्कस करना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज a study of words, how they are formed and in their relation to other words in the same language। कि words कैसे बनते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है एक ही लैंग्वेज के अंदर, और इसमें बेसिकली नए वर्ड्स वजूद में कैसे आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का तो प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। सो मॉर्फोलॉजी भी डील करती है उन्हीं वर्ड्स के साथ
बेसिकली ये बायो की एक ब्रांच है, लेकिन ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर इसका ये रोल है कि नए वर्ड्स की क्रिएशन और वर्ड्स का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, इसको वाजिया करना। अच्छा, अब इंग्लिश जो वर्ड है, सो इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उसमें हमारे पास एक लेक्सिम है या एक लेक्सिकल वर्ड है टॉक। सो जो टॉक वर्ड है उसके आगे एस लगा दें, टॉक्स बन जाता है। ER लगा दें, टॉकर। ED लगा दें, टॉक्ड, ING, टॉकिंग। सो इसका एक एलिमेंट है इन सबका, टॉक, और इसमें हमने SER, ED, ING ये चीजें लगाई तो मुख्तलिफ किस्म के रिलेटेड मीनिंग्स मिले हमें। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिसमें SER, ED, ING जब ये उनके साथ लगे तो ये इन एलिमेंट्स को भी हम मॉर्फीम्स कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या है मॉर्फीम की? अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी सबसे छोटा एक यूनिट मीनिंग का, उसे मॉर्फीम कहा जाता है, या सबसे छोटा यूनिट ग्रामेटिकल फंक्शन का। अब यहां पे आप देखें, वॉक के आगे ER लगा दिया तो ये यूनिट ऑफ मीनिंग बन गया, यानी मीनिंग चेंज हो गया। यानी वॉक एक सबसे छोटा यूनिट है, इसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। वॉक को हम WAL नहीं कर सकते। वॉक इज द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट है। अब इसके आगे हम ER लगाएंगे तो ये क्या करेगा? ये फंक्शन करेगा डिफरेंट। मसलन वॉक से वॉकर बन गया, दैट हैज डिफरेंट मीनिंग। और वॉक वर्ड के आगे अगर हम S लगा देंगे तो वो ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी है वॉक ही लेकिन उसके साथ S लगा दिया गया, सो दैट मेक्स इट वॉक्स। सो वॉक, वॉक्स, वॉक, वॉकर। सो मिनिमल यूनिट इसमें कौन सा है? वॉक, जिसको हम मजीद छोटा नहीं कर सकते। ये मॉर्फीम है। अब इस मॉर्फीम के अंदर कुछ मॉर्फीम्स लगा के हम इसके अंदर ग्रामेटिकल लेवल पे लगाएं या उसके फंक्शनल लेवल पे उनके अंदर इजाफा तो कर सकते हैं, यानी मीनिंगफुल मीनिंग यूनिट ऑफ मीनिंग बना सकते हैं डिफरेंट, या ग्रामेटिकल फंक्शन ले सकते हैं उससे, वो तो हो सकता है, लेकिन इसको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब जो फॉर्म हमारे पास डिफरेंट है, मसलन अगर हम बात करें वर्ड डॉग्स, DOG एक मॉर्फीम, उसके साथ S लगा दिया, DOGS, डॉग्स, उसने उसको प्लूरल बना दिया, तो ये दो मॉर्फीम्स हो गए हमारे पास, ठीक है। एक मॉर्फीम DOG प्लस S, ये भी एक मॉर्फीम हो गया, तो ये दो मॉर्फीम हो गए हमारे पास डॉग्स में। सिमिलरली कैट्स में CAT प्लस S लगा दिया, कैट एक मॉर्फीम है जो उससे छोटा नहीं हो सकता, और उसमें S लगा के उसको हमने मजीद चेंज कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो वर्ड है शीप। अब शीप क्या चीज है, इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन मॉर्फीम एंड मॉर्फ। अब मॉर्फीम जो है ये क्या चीज है, बेसिकली आपने याद रखना है, जिसका फनीम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जस्ट गिव मी अ ब्रेक। ओके जी, वेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो मॉर्फीम, जिस तरह हमने पढ़ा फनीम के बारे में, फनीम क्या है? हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। उसकी फिजिकल रियलाइजेशन क्या होती है? फोन। यानी फनीम, हमारे पास जो 44 साउंड्स हैं, दे आर 44 फनीम्स। जब हम उन्हें बोलते हैं ये फोन्स बन गए, ये फनीम नहीं है। फनीम हमारे माइंड में, बोल दिया तो फोन बन गए। सिमिलरली मॉर्फोलॉजी में जो मॉर्फीम्स हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट यूनिट हैं, वो हमारे माइंड में है,
कि हमें पता है कि कैट के आगे एस लगा दिया कैट्स बन जाएगा, डॉग के आगे एस लगा दिया डॉग्स बन जाएगा, लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं या लिखते हैं तो वो मॉर्फ्स बन जाते हैं। मसलन कैट जो हमारे माइंड में है वो मॉर्फीम है, कैट को जो बोला या लिखा वो मॉर्फ है। जिसका साउंड्स में फोनीम हमारे माइंड में है, बोलेंगे तो फोन बन जाएगा। इस सब मॉर्फीम्स मिनिमल यूनिट्स वो हैं वर्ड्स के मीनिंगफुल या फंक्शनल यूनिट्स जो हमारे माइंड में हैं, जब हम उन्हें बोलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, मॉर्फ्स। सो इसी तरह अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं कैट्स, ये जो लिखा हुआ है CATS, अब ये मेंटल इमेज पे देखें दो मॉर्फीम है, फिजिकल लेवल पे देखें दो मॉर्फ्स हैं। CAT एक मॉर्फीम और S यानी एक मॉर्फ और S दूसरा मॉर्फ, तो ये हमारे पास दो मॉर्फ्स हैं और इसके दो मॉर्फीम हैं जो कि बैक एंड पे। अब व्हाट अबाउट दिस वर्ड शीप, जो कि प्लूरल भी हम लेते हैं और प्लूरल भी शीप लिखते हैं, फिश को प्लूरल भी फिश लिखते हैं अगर काउंटेबल ना हो, हेयर को प्लूरल भी हेयर लिखते हैं। सो उसमें क्या हमारे पास शीप प्लस जीरो मॉर्फीम जो एस है हमारे माइंड में। मुझे पता, मैं कह रहा हूं कि माई फ्रेंड हैज सो मेनी शीप, तो मैं मेंटल लेवल पे जो बात कर रहा हूं मैं प्लूरल की बात कर रहा हूं। तो जब मैं प्लूरल की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये प्लूरल के तौर पे यूज करूंगा। सो प्लूरल लेवल पे जो शीप है बेसिकली उसमें हमारे पास एक मॉर्फीम है, लेकिन उसके दो मॉर्फीम्स हैं, शीप प्लस एस जो कि जीरो मॉर्फीम है, जो कि नजर नहीं आ रहा या जो कि हम बोलते नहीं है लिखते नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो मॉर्फ्स बन जाता है, मॉर्फ बन जाता है। तो इसमें मॉर्फ कितने हैं, एक सिंगल मॉर्फ है। शीप में, फिश में, हेयर में हमारे पास मॉर्फीम दो हैं। वो दो मॉर्फीम कौन से हैं, एक तो ये वर्ड्स, ऊपर से एक इनकी एस कैटेगरी जो इनको प्लूरल बनाती है, जो कि नजर नहीं आती लेकिन हमें पता वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। तो इसमें दो मॉर्फीम्स हैं लेकिन हम बोलते क्या हैं, शीप, हेयर और फिश, यानी हम इनको एस साथ में लगाते। सो ये एक मॉर्फ है जो फिजिकल रियलाइजेशन है इनकी, लेकिन इसके बैक एंड पे दो मॉर्फीम्स हैं। इसके बारे में अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। जी, स्पीकिंग यूनिट या रिटन यूनिट्स हैं मॉर्फीम्स। जिसको नहीं क्लियर आप बताएं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ओके जी, आई गेस गोइंग वी शुड गो फर्दर। सो आगे हमारे पास हैं एलोमॉर्फ्स। अब जिस तरह एलोफोन्स क्या थे, वो एलोफोन्स वर द वेरिएंट ऑफ फोन्स। फोन का जो वेरिएंट था दैट वाज एलोफोन, यानी प साउंड का वेरिएंट था एलोफोन प। सो प वाज एलोफोन ऑफ प, ठ वाज एलोफोन ऑफ ट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे एलोमॉर्फ्स हैं, एलोमॉर्फ्स नॉर्मली प्लूरल के अंदर यूज होते हैं। अब ये किस तरह है कि अब कैट के आगे उसके जो प्लूरल है वो जो साउंड है CATS, कैट्स, ठीक है, लेकिन वही एस जब मैं डॉग के आगे लगाऊंगा दैट गिव मी द प्लूरल ऑफ डॉग्स, यानी वहां पे कैट्स, डॉग्स, यानी ये हमें उसके आगे एडिशन मिल रहा है। बस के आगे लगाएंगे तो बसेस, शीप के आगे लगाएंगे तो शीप ही है, मैन का मैन। So ये जो plural forms हैं, so in each of these examples, the actual form of the morph that results from morpheme plural are different. So ये सब के सब allomorphs हैं अपने अपने एक morpheme के, ये अपने अपने उस morpheme के या उस morph के allomorph हैं, क्योंकि ये उनकी वेरिएंट फॉर्म्स हैं। किसी के आगे एस लगाएंगे तो साउंड दे रहा है, किसी के आगे जी एस लगाएंगे ज साउंड दे रहा है, किसी को प्लूरल बनाएंगे तो इज की साउंड आ रही है, किसी को प्लूरल बनाएंगे तो कोई चेंज नहीं आ रही, किसी को प्लूरल बनाएंगे तो मैन मैन में चेंज हो रहा है। सो ये जो सारी प्लूरल फॉर्म्स हैं ये एलोमॉर्फ्स कहलाती हैं अपने अपने मॉर्फीम्स की। अब हमारे पास आगे हैं फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स कौन से हैं? फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स हैं जो कि अपने तौर पे
दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एंड दे आर येट मीनिंगफुल। यानी कुछ मॉर्फीम है लाइक कुछ अपने तौर पे खड़े हो सकते हैं, लाइक ओपन और टूअर, ये जो वर्ड्स हैं। अब इनको अकेले भी देखोगे इनका मीनिंग समझ आ रहा है। मसलन टूअर का क्या मीनिंग है, यू नो। ओपन का क्या मीनिंग है, यू नो। कंप्यूटर क्या है, मोबाइल क्या है, स्माइल क्या है, किक क्या है, हिट क्या है, रन क्या है, वी नो द मीनिंग्स। तो ये सारे जो लेक्सिकल आइटम्स हैं, बेसिकली लेक्सिकल वर्ड्स या कंटेंट वर्ड्स, इनके बारे में पता है कि दीज आर मीनिंगफुल, दीज कैन स्टैंड अलोन एंड येट दे आर मीनिंगफुल। फिर इसमें कुछ बाउंड मॉर्फीम्स भी है हमारे पास। अब ये वो मॉर्फीम है जो अकेले कोई इनकी वैल्यू नहीं है, हाँ वो किसी फॉर्म के साथ अटैच होंगे तो उनकी वैल्यू बन जाएगी। मसलन किसी से पहले री लगा दें, किसी के एंड में ISM लगा दें, किसी के शुरू में UN लगा दें, किसी के शुरू में IM लगा दें। तो ये जो बेसिकली अफिक्सेस हैं, जो जिनको हम सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कहते हैं, जब ये उनमें लगेंगे तो इनके मीनिंग क्लियर हो जाती है। मसलन पॉसिबल अकेला वर्ड जो है इसकी मीनिंग है, IM इकट्ठा लगा देते हैं, यानी M वर्ड अलग, उसके कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन M को अगर पॉसिबल के साथ लगाएंगे तो दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल। ठीक है। इसी तरह आप अगली के मीनिंग है, नेस के अपने कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन नेस को जब आप अगली के साथ मिलाएंगे तो उसके मीनिंग बन जाएंगे। सो कुछ बाउंड मॉर्फीम होते हैं जिनके अपने मीनिंग नहीं होते, लेकिन वो जब किसी एक ऐसे मॉर्फीम के साथ मिलते हैं जो फ्री मॉर्फीम है, तो फिर वो मीनिंगफुल बन जाता है। सो ये बेसिकली अफिक्सेस का एडिशन है। सो इंग्लिश में हमारे पास जो अफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, इनको हम यूज करते हैं। अफिक्सेस और प्रीफिक्सेस दोनों बाउंड मॉर्फीम्स हैं, ये याद रखिएगा। सो फ्री मॉर्फीम्स जो हैं बेसिकली इनमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, ये जो है हमारे पास ये फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर जो काउंट होता है नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, जिनको हम नॉर्मली कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। जो बाउंड मॉर्फीम्स है उसमें बेसिकली वो जब बाउंड के साथ अटैच होते हैं तो वो ये स्टेम बन जाते हैं। स्टेम मीन्स के तना, यानी इनके आगे इनके साथ चीजों को अटैच करके ब्रांचेस की तरह आप नए वर्ड्स बना सकते हैं। अब लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स, ये एक और कैटेगरी है। सो कुछ जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं बेसिकली, जिनकी हमने पहले बात की, तो फ्री मॉर्फीम्स में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। पहली है नाउन्स और एडजेक्टिव्स की और वर्ब्स की, जिनके बारे में पता कि दे हैव सम कंटेंट टू कन्वे द मैसेज। ये जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं। मसलन गर्ल, मैन, हाउस, टाइगर, येलो, लुक, ब्रेक, फॉलो, इनके क्या है कि नए लेक्सिकल मॉर्फीम लैंग्वेज के अंदर लाइक इजीली ऐड होते हैं और हम इन्हें ओपन क्लास वर्ड्स कहते हैं। जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं उनको ओपन क्लास कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एडिशन पॉसिबल है। एडिशन किस तरह पॉसिबल है कि इंग्लिश लैंग्वेज शुरू में जो थी वो बड़ी यानी रेजिस्टेंट थी चेंज के, फिर ऐसा ऐसा चेंज आनी शुरू हुई, फिर नए से नए वर्ड्स ऐड होते गए। अब बहुत सारी जिस तरह क्वाइनेज होती है, मोबाइल फोन, गूगल, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो ऐसा ऐसा ऐड होते गए। तो लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी वेलकमिंग है क्योंकि इसमें ओपन क्लास वर्ड्स जो होते हैं, यानी लेक्सिकल जो है ये मॉर्फीम्स, ये ओपन क्लास वर्ड्स हैं जिनके अंदर नए से नए वर्ड्स का शामिल होना इजी है। दूसरे जो टाइप हैं फ्री मॉर्फीम्स के, इन्हें फंक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं। ये भी फ्री मॉर्फीम्स, अकेले इनके भी मीनिंग है, यानी ये उन बाउंड मॉर्फीम्स की तरह, इम की तरह, ING की तरह, नेस्ट की तरह मीनिंगलेस नहीं है। वो तो तब मीनिंगफुल होंगे जब किसी के साथ मिलेंगे, अकेले उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये फ्री मॉर्फीम इसलिए कि ये अकेले भी मीनिंगफुल है, लेकिन ये क्लोज्ड क्लास है, इनके अंदर फर्दर इन्वेंशन या चेंज इजी नहीं है। मसलन इसमें क्या है हमारे पास के एग्जाम्पल क्या है, एंड, देन, बट, व्हेन, बिकॉज, ऑन, नियर, अबव, जिसमें आपकी कंजंक्शंस आ जाते हैं, प्रीपोजिशंस आ जाती हैं। ये वो वर्ड्स हैं, मतलब प्रीपोजिशन है ऑफ, हम लिख देते हैं फ्रॉम, फॉर, इनके मीनिंग तो क्लियर है, मीनिंगफुल तो है, वो अकेला मीनिंग दे रहा है, वो टू लिखा होता है लेटर के ऊपर, मीनिंग तो क्लियर है।
लेकिन इस सेट के अंदर बहुत ज्यादा, इनको क्लोज्ड क्लास वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि अब इतने ज्यादा, यानी जितने कंटेंट वर्ड्स बनते हैं इतनी प्रीपोजिशंस इंग्लिश में जन्म नहीं लेती, बल्कि शायद इंग्लिश में एक लंबे अरसे से प्रीपोजिशंस ऐड नहीं हुई, जो आ गई शुरू से वही चलती आ रही। तो ये क्लोज्ड क्लास है। अब एक चीज हमारे पास होती है मॉर्फोलॉजी में, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। अब कुछ एफिक्सेस होते हैं जो कि कैटेगरी बनाते हैं बाउंड मॉर्फीम्स की। तो ये बाउंड मॉर्फीम्स की बेसिकली टाइप्स हैं। इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बाउंड मॉर्फीम्स को। पहले जो हमने दो टाइप्स का जिक्र किया, ये वाली लेक्सिकल और फंक्शनल, ये फ्री मॉर्फीम्स की दो टाइप्स थी। अब ये बाउंड मॉर्फीम्स की दो टाइप्स हैं। सो इसमें बेसिकली क्या है, जो डेरिवेशन, जिसको हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या होते हैं कि हम वी यूज बाउंड मॉर्फीम्स टू मेक न्यू वर्ड्स और मेक वर्ड्स ऑफ अ डिफरेंट ग्रामेटिक कैटेगरी फ्रॉम स्टेम। कि ग्रामेटिक कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, मतलब नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह ये ग्रामेटिक कैटेगरी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अब हमने मॉर्फीम नेस जो है हमारे पास, जो सफिक्स है नेस, इसको अगर ऐड करेंगे गुड के साथ, गुड क्या है, एडजेक्टिव, तो गुड एडजेक्टिव के साथ नेस ऐड कर दिया तो ये गुडनेस बन गया, जो कि नाउन है। ठीक है, इसी तरह फिर आप केयरफुल, ही इज अ केयरफुल रीडर, सो केयरफुल एडजेक्टिव है, आप नेस लगा देंगे, केयरफुलनेस, तो इससे क्या बन गया, आपने एक नया वर्ड बना लिया और ये बेसिकली उसने उसको एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर दिया। सो बेसिकली आप यानी फूलिश है, फूलिश को नेस लगा दें, फूलिशनेस बन जाएगा। सो इस तरह जितने भी वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर कोई चीज लगा के सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस, जब हम उसकी ग्रामेटिक कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरी जब चेंज होती है कि वर्ड एडजेक्टिव से, वर्ब से नाउन में चेंज हो रहा है, या उस क्लास शिफ्ट कर रहा है, या जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लें उसके अंदर चेंज आ रही है, तो उसे हम डेरिवेशनल कहते हैं। इन्फ्लेक्शनल क्या होता है, इन्फ्लेक्शनल वो होता है जिसके लगाने से उसकी स्टेम के अंदर फर्क नहीं पड़ता। यहां पे स्टेम में फर्क पड़ रहा है, जो फूलिश है उस नाउन था, आपने सॉरी एडजेक्टिव था, नेस लगा के आपने उसको नाउन बना दिया। यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर उसके स्टेम की कैटेगरी चेंज नहीं हो रही। रन है तो रन के साथ आप इन्फ्लेक्शन एस लगा देंगे, मेन उसका स्टेम वही रहेगा, भागना। ठीक है, रैन लगा देंगे, वो भी उसी की स्टेम है, भागने से भागा। फिर इसी तरह आप कहते हो गुड, और सॉरी आप इसको यूं कर लो कि किल, किल्ड, किल्ड, किल, किल्ड, किल्ड। सो किल आपने एलईडी लगा दिया, ठीक, सॉरी ईडी लगा दिया, फिर ईडी लगा दिया, ये जो है बेसिकली, या आईएनजी लगा दिया। सो किल, किल्ड, किलिंग, इन दोनों के अंदर ग्रामेटिक कैटेगरी चेंज नहीं हो रही। दोनों के अंदर किल जो है बेसिकली वो वही है वर्ब जिसके अंदर आप एडिशन कर रहे हो, उसके कोई फॉर्म्स बना रहे हो, कभी उसे प्रेजेंट में कर रहे हो किल्स कर रहे हो, पास्ट में किल्ड कर रहे हो, आईएनजी पार्टिसिपल बना रहे हो, लेकिन उसकी कैटेगरी को चेंज नहीं कर रहे। सो ऐसे मॉर्फीम्स जो होते हैं उन्हें हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंटैक्स। सो सिंटैक्स क्या, दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस जो कि गवर्न करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक गिवन लैंग्वेज के अंदर। यानी नॉर्मली जो वर्ड ऑर्डर होता है उसको इसमें देखा जाता है। जैसे आपने पढ़ा था, लैंग्वेज जो है सिंटैग्मेटिक होती है, पैराडिग्मेटिक होती है, जो कि सॉसियर ने कहा कि सिंटैग्मेटिक एक चेन रिलेशन है। आई नो कि आई गो टू स्कूल, यानी मैं ये नहीं कह सकता आई गोज फॉर स्कूल या आई गोज इन स्कूल, नहीं। अब जब मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं तो उसकी एक प्रॉपर एक उसका तरीका बनेगा बोलने का। तो सिंटेक्स डील करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। सो दिस इज द स्टडी ऑफ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी को हम सिंटेक्स कहते हैं। अब इसमें डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर ये दोनों शामिल हैं। अब हमारे पास दो सुपरफिशियल डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं,
जो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल चार्ली ब्रोक द विंडो और विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली। एक पैसिव है और एक एक्टिव है। चार्ली ब्रोक द विंडो एक्टिव है, द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली ये पैसिव है। In traditional grammar, the first is called an active and second is passive sentence. पहले में यह कि चार्ली ने क्या किया और दूसरे में कि विंडो के साथ क्या हुआ। इसमें क्या है बेसिकली, इनमें डिस्टिंक्शन क्या है डीप और सरफेस स्ट्रक्चर में या इन दोनों सेंटेंसेस में कि डिफरेंट सिंटैक्टिक फॉर्म्स यूज हुई जिस तरह इंडिविजुअल सेंटेंसेस में, और ये जो सुपरफिशियल डिफरेंसेस हैं फ्रॉम डिस्गाइज की इफेक्ट है कि दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, बल्कि आइडेंटिकल हैं, और यानी किसी एक लेवल पे इनके मीनिंग सेम है। अब इसमें क्या है बेसिकली, एक और अंडरलाइंग लेवल है। एक तो अपरेंट लेवल है कि चार्ली ने विंडो को तोड़ दिया, विंडो चार्ली से टूट गई। अब इसमें यह कि नाउन फ्रेज, वर्ब और नाउन फ्रेज, कि चार्ली नाउन फ्रेज है, ब्रोक जो है वर्ब फ्रेज है, विंडो अगेन नाउन फ्रेज है, ये चीज इसमें शामिल है। अब ये जो बेसिकली इनके अंदर एक डीप स्ट्रक्चर है। सो डीप स्ट्रक्चर क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। ये सरफेस लेवल था, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर इंटरप्रेट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। अब जो सेम डीप स्ट्रक्चर है ना बेसिकली, वो बहुत सारे सरफेस स्ट्रक्चर्स का एक बानी बन सकता है। यानी डीप स्ट्रक्चर आपके माइंड में है कि एक बंदा था चार्ली, उसने खिड़की तोड़ दी, अभी आपके माइंड में। अब आप इससे बहुत सारे सरफेस स्ट्रक्चर बना सकते हो। डीप स्ट्रक्चर इज बेसिकली द मेन आइडिया, जिसको आप सरफेस स्ट्रक्चर पे मुख्तलिफ फॉर्म्स दे सकते हो। या आपको आसानी के लिए बता रहा हूं, आपकी आसानी के लिए, ऐसा है नहीं लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि आपने एक किताब से पढ़ा, किताब के अंदर बिल्कुल नॉलेज था, समरी बड़ी अच्छी थी, बड़ा कुछ आया दिया हुआ था, कंप्लीट डिटेल थी, वो जो आपने याद कर ली वो आपका डीप स्ट्रक्चर है। अब आप उसे लिखते किस तरह हो? हर बार आप उसे लिखोगे, क्वेश्चन को नए सिरे से लिखोगे और आपने रट्टा नहीं लगाया। वो जो आप हर दफा नए सिरे से लिख रहे हो वो उसका सरफेस स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो डीप स्ट्रक्चर तो आपके माइंड में, आप उसने उसको आपने इजहार कैसे करना है, ये उसी तरह जैसा कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है। कॉम्पिटेंस क्या है या लाइंग क्या है, वो आपके माइंड में है। पैरोल या परफॉर्मेंस क्या है, जिसको आप इजहार करते हैं। सो डीप स्ट्रक्चर क्या है कि चार्ली नामी एक लड़के ने विंडो तोड़ दी। अब आप इसके बहुत सारे सरफेस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। चार्ली ने विंडो तोड़ दी, विंडो चार्ली से टूटी, ये वही खिड़की है जो चार्ली ने तोड़ी, ये वही चार्ली है जिसने खिड़की को तोड़ा, ये वो खिड़की है जो चार्ली तोड़ चुका है, ये वो चार्ली है जो खिड़की को तोड़ चुका है। बेशुमार आप सरफेस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो उस एक सिंगल अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। यानी आप उस एक स्ट्रक्चर से एक्टिव भी बना सकते हो बहुत सारे, उसी एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे पैसिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो। अब स्ट्रक्चर्स में हमारे पास होती है एक स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। अब ये जो है एक ये वाला सेंटेंस जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी, यानी इसको यहां पे एनी बम्प्ड इनटू अ मैन हु वाज विद अम्ब्रेला। अब इसको अगर हम गौर से देखेंगे ना, सो ये हमें स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी बनती लगती है। या एक मैं सेंटेंस आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, अब ये मैं आपके चैट बॉक्स में भेज रहा हूं, मैं आपको बोल के बता देता हूं, अ मैन विदाउट हर वुमेन इज नथिंग। अब इस सेंटेंस में स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है, आपको सोचना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में या उस गुफ्तगू में कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका ये मीनिंग भी बनता है, अ मैन विदाउट हर वुमेन इज नथिंग, यानी औरत बंदे के बगैर कुछ भी नहीं है। या अ मैन विदाउट हर वुमेन, सॉरी विदाउट हिज वुमेन, लाइक सॉरी ये उल्टा मैंने बोल दिया, ये है अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो इसके दो हैं, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, कि बंदे के बगैर औरत कुछ नहीं है। अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, कि औरत के बगैर बंदा कुछ नहीं। तो ये दोनों सेंसेस आ रही हैं। वो जो एक सेंटेंस है अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, इसके अंदर स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है, वही सेम एम्बिग्विटी जो एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला इसके अंदर है। कि भाई जी आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप, वेरी गुड, के
टेलीस्कोप से मैंने देखा बंदे को, या बंदे के पास टेलीस्कोप थी जिसको मैंने देखा। सो एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला, कि एनी की जब टक्कर हुई उस बंदे से तो क्या अम्ब्रेला एनी के पास थी या उस बंदे से टक्कर हुई जिसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी। सो ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी होती है जो सेंटेंसेस में हम फेस करते हैं। तो इसको हमें नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसको क्लियर करता है, अदरवाइज हम इसके शिकार होते हैं। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्री डायग्राम्स, जो कि ऑनलाइन तो आपको नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन दैट इज बेसिकली नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज जिसके अंदर आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स यूज होते हैं। सो नाउन फ्रेजेस जो हैं दे आर लाइक एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज होती है बेसिकली। सो नाउन फ्रेजेस के अंदर नॉर्मली हम डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स को यूज करते हैं और इसको आगे फर्दर ऑन हम इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हें ट्री डायग्राम्स भी कहा जाता है कि एक ट्री की शक्ल में हम सेंटेंस का पूरा एक डाइसेक्शन करते हैं। सो ये बेसिकली एक ट्री डायग्राम है आपके सामने। द गर्ल सॉ अ डॉग। सो बेसिकली इट इज अ सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस में से दो चीजें निकल रही हैं, एक नाउन फ्रेज और एक वर्ब फ्रेज। सो द गर्ल ये नाउन फ्रेज है, और नेक्स्ट फ्रेज आपको पता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये ऑल टुगेदर मेक सेंटेंसेस। ये फ्रेजेस और क्लॉजेस मिलके सेंटेंस बनाती है। क्लॉज क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी एक फ्लॉ जिसमें क्लॉज वो है जिसमें प्रेडिकेट और उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पेयर होता है। तो एक कई डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, कई इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। सो ही वॉज वेटिंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ही वॉज वेटिंग ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है इसके अंदर हमारे पास यानी एक ही क्लॉज है, और इसमें हमारे पास दो फ्रेजेस आ रही हैं, एक गर्ल यानी नाउन फ्रेज और वर्ब सॉ अ डॉग। अब जो नाउन फ्रेज है उसमें से मजीद दो चीजें निकली हैं, एक आर्टिकल और एक नाउन। आर्टिकल जिसे डिटर्मिनर भी कहते हैं यहाँ सिंटैक्स में, वो क्या है, द एंड गर्ल जो कि नाउन है, और सेकंड तरफ वर्ब फ्रेज में से एक वर्ब फ्रेज निकल रही है, जो एक वर्ब निकल रहा है जो कि सॉ, और वर्ब फ्रेज से नाउन फ्रेज है जिसके अंदर फर्दर मोर बिल्कुल पहले की तरह एक आर्टिकल निकल रहा है यानी अ, और आगे नाउन निकल रहा है डॉग। सो दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें दो हिस्से हैं, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में आर्टिकल अलग हो गया, नाउन अलग हो गया, और वर्ब फ्रेज में वर्ब अलग हो गया, और फिर अगेन नाउन फ्रेज बनी जिसमें से नाउन अलग हो गया और आर्टिकल अलग हो गया। अब ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में कॉम्प्लिकेटेड है। अ डॉग फॉलोड द बॉय या यू सॉ इट, इनके दरमियान डिफरेंस है जिसके अंदर हमारे पास प्रोनाउन भी आ गया जो नाउन फ्रेज में है। इसमें हमारे पास थोड़ी सी चेंज आ गई। पहले वाला तो सेम टू सेम उसी स्ट्रक्चर पे है जो 6 नंबर यानी जिसका आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें हमारे पास यू है, यू इज अ प्रोनाउन, इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज में से नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, और एंड में भी इट नाउन फ्रेज में से प्रोनाउन आ गया। अब ये एक लंबा सेंटेंस है जो कि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं, मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं। जॉन बिलीव्ड that Kathy knew that Mary helped George. So on the whole ये एक पूरा सेंटेंस है। अब इसमें हमारे पास that Mary helped George, ये that Mary helped George ये एक क्लॉज है, that Kathy knew that Mary helped George ये दो क्लॉजेस, और बाकी एक पूरा, यानी इसमें दो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो बेसिकली अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जॉन बिलीव जो है ये इंडिपेंडेंट है। अब इसमें सेंटेंस में से नाउन फ्रेज जिसके आगे प्रोनाउन आ गया जॉन, और प्रॉपर नाउन, सॉरी ये प्रॉपर नाउन आ गया जॉन, आगे वर्ब फ्रेज निकल आई, उसके अंदर से फिर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इसको आप यानी वर्ब फ्रेज में से हमने वर्ब निकाला, फिर उसमें आपका जो एक क्लॉज जो है नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गई, उस क्लॉज को हमने दैट से कॉम्प्लीमेंट किया एंड सो ऑन। सो ये थोड़ा सा वो है लाइक इसको इस तरह पिक्चर्स में दिखाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू शुड नो कि ये ट्रीज होते हैं, एक फ्रेज स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है इसे, कि फ्रेजेस के स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें। सो
this was all from today. So I'll be sending this to you soon.